साथियों, मैं हूं सर्वेश यादव और स्वागत है आपका जीएस एक्सपर्ट हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इधर जो एग्जामिनेशंस लगातार कराए जा रहे हैं और क्लासेस तो चल नहीं रही हैं, ऑफलाइन क्लासेस अभी तक स्टार्ट नहीं कराई गई हैं, तो क्यों ना हम ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ही अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने जो भी पढ़ा, पॉलिटी हमारा ख़त्म हो चुका है, साइंस हमने स्टार्ट किया था पर कुछ कारणों की वजह से चल नहीं पाया था। तो अब आगे की क्लासेस रेगुलर आपको मिलती रहेंगी, इसलिए लगातार जीएस एक्सपर्ट हब से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज से हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे दोस्तों, वो अधिकतर एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, चाहे वह यूपीएसआई एग्जामिनेशंस हो, यूपीपीसीएस हो, यूपीपीआरपीबी हो, लेखपाल हो, एनटीपीसी हो। इस टॉपिक से एग्जामिनेशंस में प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो हम इस टॉपिक को भी मिस नहीं करेंगे। आज का जो हमारा सेक्शन है दोस्तों, वह है एग्रीकल्चर। आज हम पढ़ेंगे कृषि के बारे में। अधिकतर बच्चे किसान परिवार से ही बिलोंग करते हैं, तो यह बताने की जरूरत तो है नहीं, पर एग्जामिनेशन व्यू से कृषि क्या होती है यह भी जानना आवश्यक है, क्योंकि खेती करना तो अमूमन सब जानते हैं, सबका जो बैकग्राउंड रहा है वह अमूमन लोगों का कृषि ही रहा है, एग्रीकल्चर रहा है, किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। लेकिन पढ़ाई के दृष्टिकोण से कौन कौन सी बातें हमारे लिए ज़रूरी हैं, हम एक नज़र उस पर देखेंगे। तो दोस्तों, यदि बात की जाए कि कृषि क्या है, तो आप क्या बताएंगे? कृषि तो हम नॉर्मली साधारण शब्दों की यदि बात की जाए तो साधारण शब्दों में कृषि को डिफाइन कैसे किया जा सकता है? कृषि को डिफाइन करने के लिए सिर्फ कुछ शब्दों का प्रयोग करेंगे कि दैनिक आवश्यकताओं या जरूरतों की पूर्ति हेतु किसी निश्चित स्थान पर फसल उत्पादन की प्रक्रिया को ही कृषि कहते हैं। कृषि क्या है? दैनिक जरूरतों, आवश्यकताओं, जीवनचर्या को सुचारू रूप से चलाने के लिए फसल उत्पादन की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, फसल उत्पादित करने की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसे ही हम कहते हैं कृषि। पर एग्जामिनेशंस में डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं दोस्तों, एग्जामिनेशंस में पूछते हैं फैक्ट। तो आइए हम बात करते हैं कृषि से संबंधित चीज़ों की, जो एग्जामिनेशंस की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो पहला प्रश्न बनता है वह यह बनता है कि कृषि कितने प्रकार की होती है, यानी कि कृषि के कितने रूप हैं। पहले हम ये देखेंगे दोस्तों कि कृषि के कितने रूप हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि फसलों के कितने प्रकार होते हैं, किन प्रक्रमों के आधार पर फसल उत्पादन किए जाते हैं, क्योंकि इन्हीं सब टॉपिक से प्रश्न उठाए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर हम कृषि के प्रकार की बात करें तो कितने प्रकार की कृषि होती हैं, तो संसार में समस्त स्थानों पर मात्र 5 प्रकार की ही कृषि की जाती है। कुछ अन्य कृषि का भी आधारभूत संरचना होता है, जो हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। फिलहाल अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने कृषि के प्रकार को। तो सबसे पहली जो कृषि की प्रकार है वो है स्थानांतरित कृषि। नोट करते हुए चलिएगा, स्थानांतरित कृषि। अब आप कहेंगे सर, हमने तो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की है, हमें क्या पता स्थानांतरित कृषि क्या है? तो दोस्तों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसको बोला जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। नोट कर लीजिए इसको, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यही है स्थानांतरित कृषि। दूसरा होता है दोस्तों जिसको हम बोलते हैं गहन कृषि। गहना होता है, गहना पे से आ की मात्रा हटा दीजिएगा, उसी को बोलते हैं गहन कृषि। इनको मैं विस्तार पूर्वक अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल एग्जामिनेशंस बहुत नज़दीक हैं आपके, तो इसीलिए एग्जामिनेशंस की दृष्टि से जो प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, हम सिर्फ उन्हीं बातों के लेकर चर्चा करेंगे। अब गहन कृषि की बात की जाए तो गहन कृषि क्या है? गहन कृषि को बोलते हैं दोस्तों इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग, यही है हमारा गहन कृषि। इसके बाद जो अगली प्रकार है उसको हम बोलते हैं मिश्रित कृषि, यानी कि मिक्स्ड कल्टीवेशन या मिक्स्ड फार्मिंग। अगला नोट कर लीजिए, मिश्रित कृषि। इसी को हम बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग या मिक्स्ड कल्टीवेशन। मिक्स्ड कल्टीवेशन, यह क्या होता है इसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा। एग्जामिनेशंस के व्यू से जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, हम सिर्फ उन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे, तो जुड़े रहिए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का कोशिश करिए दोस्तों। अगला जो है चौथा भाग, उसको हम कहते हैं विस्तृत कृषि। विस्तृत कृषि। अब आप कहेंगे सर, विस्तृत कृषि क्या होता है? तो दोस्तों, विस्तृत कृषि को इंग्लिश में बोला जाता है एक्सटेंसिव फार्मिंग।
विस्तृत कृषि को बोला जाता है एक्सटेंसिव फार्मिंग। और आखिरी जो है हमारा, उसको हम बोलते हैं स्थानाबद्ध कृषि। स्थानाबद्ध कृषि। और यदि इसके इंग्लिश की बात की जाए कि इंग्लिश में से क्या कहते हैं, तो लोकलाइज्ड एग्रीकल्चर या लोकलाइज्ड कल्टीवेशन। नाम से ही समझ गए होंगे कि लोकलाइज्ड कल्टीवेशन क्या होता है। फिलहाल इन सब के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में चर्चा करेंगे कि स्थानांतरित कृषि यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, गहन कृषि इंटेंसिव फार्मिंग क्या होता है, मिश्रित कृषि मिक्स्ड कल्टीवेशन क्या होता है, विस्तृत कृषि एक्सटेंसिव फार्मिंग क्या होता है, और स्थानाबद्ध कृषि यानी कि लोकलाइज्ड कल्टीवेशन क्या होता है। तो कृषि के कितने प्रकार हैं, कितने तरीके से खेती की जा सकती है, तो खेती कुल 5 प्रकार से की जा सकती है। इसको दोस्तों कहीं कहीं स्लैश कल्टीवेशन भी बोला जाता है, स्लैश या शिफ्ट, याद रखिएगा इनको 2 नामों से जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि को 2 नाम से जानते हैं, स्लैश कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है, यही है स्थानांतरित कृषि। दूसरा है गहन कृषि इंटेंसिव फार्मिंग, मिश्रित कृषि मिक्स्ड कल्टीवेशन, विस्तृत कृषि एक्सटेंसिव फार्मिंग, स्थानाबद्ध कृषि यानी कि लोकलाइज्ड कल्टीवेशन। तो यह हो गए कृषि के प्रकार। तो पूरे विश्व में कितनी प्रकार से कृषि की जाती है, तो खेती करने के कुल 5 तरीके हैं। पहला तरीका स्थानांतरित, दूसरा होता है गहन, तीसरा होता है मिश्रित, चौथा है विस्तृत और 5वां है स्थानाबद्ध कृषि। अब कृषि किसकी की जाएगी, तो फसलों की जाएगी। तो फसल कितने प्रकार के होते हैं हम उसको एक बार देख लेंगे। तो हम करेंगे अब क्या दोस्तों, फसलों का वर्गीकरण। जिन फसलों का उत्पादन करना है उनको हम करेंगे वर्गीकृत, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। साथ में नोट करते चलिएगा, फसलों का वर्गीकरण। तो दोस्तों फसलों को कई प्रक्रमों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। इनके बारे में गहन अध्ययन किया गया कि फसलों को कितने प्रकार से बांटा जा सकता है, कैसे किन किन आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। तो फसलों को कुल 4 प्रक्रमों में बांटा गया है, यानी कि जो फसल होते हैं उन्हें 4 आधार पे वर्गीकृत किया गया है कि इनको किस प्रकार से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो जो पहला वर्गीकरण हुआ था दोस्तों, वह मौसम के आधार पे हुआ था, यानी कि मौसम के आधार पर किन फसलों का वर्गीकरण किया जा सकता है। तो पहला वर्गीकरण ये हो गया, फसलों के मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। दूसरा क्या है दोस्तों, एक तो मौसम, जो मौसम बदलता रहता है उसका हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा उपयोग या आर्थिक महत्व के आधार पर, उपयोग या आर्थिक महत्व के आधार पे, आर्थिक महत्व के आधार पर। ये सब महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसीलिए नोट करते चलिएगा दोस्तों। पहला हो गया कि मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, दूसरा हो गया उपयोग या आर्थिक महत्व के आधार पर वर्गीकरण, तीसरा है जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण। तीसरा क्या है, जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण, जीवन चक्र के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। और चौथा जो पार्ट है दोस्तों, वह बीज के आधार पर है, यानी कि कितने प्रकार के बीज होते हैं उसके आधार पर फसलों का वर्गीकरण किया गया है। और सबसे मजे की बात यह है दोस्तों कि ये जो चारों वर्गीकरण किए गए हैं, मौसम के आधार पर, उपयोग या आर्थिक महत्व के आधार पर, जीवन चक्र के आधार पर और बीज के प्रकार के आधार पर, इन सभी के 3-3 पार्ट्स हैं। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस समझना है चीज़ों को। यानी कि मौसम के आधार पर जो फसलों को वर्गीकृत किया गया वह 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। और इससे आप अमूमन लोग इस बात से भली भांति वाकिफ हैं कि मौसम के आधार पर फसलें कौन कौन सी हो सकती हैं। तो सबसे पहली फसल आपकी हो जाएगी खरीफ की फसल, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, आप सभी जान ही गए होंगे, रबी की फसल। और तीसरा होता है जायद की फसल। यानी कि मौसम के आधार पर जो फसलों का वर्गीकरण किया गया वह 3 भागों में किया गया,
खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। जल्दी से नोट कर लीजिए और मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि खरीफ में कौन कौन सी फसल आती हैं। इसी प्रकार रबी फसल और इसी प्रकार जायद के अंतर्गत। आप क्या जानते हैं कि जायद को अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? जल्दी बताइए। फिलहाल आप नहीं बताएंगे, मैं ही बता देता हूं कि जायद को कहीं कहीं पे भदई के नाम से भी जाना जाता है और कहीं कहीं इसको गर्मा भी कहा जाता है। तो नोट कर लीजिएगा कि यदि ऑप्शन में जायद ना हो तो आप भदई या गर्मा जरूर होगा ऑप्शन में, तो इनको मार्क कर लीजिएगा। खरीफ में धान की रुपाई सबसे ज़्यादा, रबी में जो सबसे प्रचलित उदाहरण हो जाएगा वह आपका हो जाएगा गेहूं का, और जायद में मूंग का। यह एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा। बाकी फसलों के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो मौसम के आधार पर दोस्तों फसलों को कितने भागों में बांटा गया? मौसम के आधार पर फसलों को बांटा गया है 3 भागों में। पहला हो गया खरीफ की फसल, दूसरा हो गया रबी की फसल और तीसरा हो गया जायद की फसल। अब बात की जाए कि खरीफ की फसल को कब बोया जाता है, तो खरीफ की खेती जो की जाती है वह जून जुलाई से प्रारंभ की जाती है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। जायद की मई जून, और रबी की जो होती है यह होती है अक्टूबर और नवंबर के मध्य। तो इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा। जून जुलाई में खरीफ, अक्टूबर नवंबर में रबी, मई जून में जायद की फसल। अब अगला जो वर्गीकरण है उपयोग या आर्थिक महत्व के आधार पर। तो दोस्तों आर्थिक महत्व का अर्थ आप सीधे से समझते होंगे कि ऐसे फसलों का उत्पादन जिससे हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। तो ऐसी कौन सी फसलें हैं जिनके उत्पादन से हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है, उन्हीं के आधार पर फसलों को 3 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया। तो एक बार हम उन फसलों को देख लेते हैं जिनको वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहला जो होता है अन्न, जिसको हम सीरियल्स के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में। अन्न में क्या आता है आपका? गेहूं आता है, धान आता है। यह भी तो आर्थिक स्थिति, अगर आप इनको बिक्री करते हैं तो इनसे धन प्राप्त होता है। तो आर्थिक आधार पे इनको भी बांटा गया है 3 भागों में। पहला है अन्न, दूसरा है दलहन और तीसरा है तिलहन। अब ये तो बताने की जरूरत है नहीं दोस्तों कि दलहन के अंतर्गत क्या आएगा, तिलहन के अंतर्गत क्या आएगा, अन्न के अंतर्गत क्या आएगा। पर एक बार जान लीजिए कि अन्न के अंतर्गत किसको किसको रखेंगे आप। अन्न के अंतर्गत आप उनको रखेंगे जो दैनिक उपभोग में यूज की जाती हैं, जैसे कि आपका गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, धान हो गया। तो इनका भी आर्थिक महत्व है, तो इनको अन्न के अंतर्गत रखा जाएगा। दलहन का सीधा सा अर्थ जानिए साधारण शब्दों में कि दलहन फसल वो फसल होती हैं जिनका उत्पादन दाल बनाने में किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं दाल बनाने के लिए आप किन किन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, जल्दी बताइए। तो दाल बनाने में आप अरहर का प्रयोग करते हैं। अरहर की दाल सबने खाई होगी। मटर की दाल खाते हैं आप सब, मूंग, मसूर, इन सभी की दाल खाते हैं ना, बिल्कुल। तो दलहन के अंतर्गत उन फसलों को रखा जाएगा जिन फसलों का उत्पादन दाल बनाने की दृष्टि से किया जाता है। अब तिलहन की बात की जाए तो तिलहन का सीधा सा संदर्भ उन फसलों से है जिनका प्रयोग तेल बनाने के लिए किया जाता है। अब तेल बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे आप? मूंगफली का भी तेल होता है, सरसों का भी तेल होता है। तो सबसे प्रचलित उदाहरण आपका हो जाएगा सरसों। बाकी क्या होता है आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगला वर्गीकरण है दोस्तों जीवन चक्र के आधार पर, यानी फसलों का वर्गीकरण किसके आधार पर? जीवन चक्र के आधार पर। यानी किस फसल का जीवन कितना बड़ा है उसी के आधार पर इन फसलों का वर्गीकरण किया गया है। तो इनको भी 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला जो वर्गीकरण है वह है 1 वर्षीय, यानी कि ऐसे फसल जिनकी जो उत्पादन आयु होती है वह सिर्फ और सिर्फ 1 वर्ष होती है। दूसरा है द्विवर्षीय, यानी कि ऐसे फसल जिनका उत्पादन आयु 2 वर्षों तक है, जिसमें गन्ना भी आता है। तीसरा है दोस्तों बहुवर्षीय। तो बहुवर्षीय फसलें जो अधिक समय तक उत्पादन के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं उनको हम बहुवर्षीय फसलों में वर्गीकृत करते हैं। तो जीवन चक्र के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा गया, 1 वर्षीय फसल, 2 द्विवर्षीय फसल और बहुवर्षीय फसल।
तो आप एक वर्षीय में जैसे लिख सकते हैं गेहूं लिख सकते हैं, मक्का लिख सकते हैं, धान लिख सकते हैं, ये सब एक वर्षीय फसल है। द्विवर्षीय फसलों के अंतर्गत देख लीजिए, अगर एग्जाम्पल देखना चाहे तो चुकंदर 2 वर्ष में तैयार होता है, तो इसीलिए इसको हम द्विवर्षीय फसल के अंतर्गत रखते हैं। और बहुवर्षीय की बात की जाए तो बहुवर्षीय में गन्ना भी रख सकते हैं, उसके बाद नेपियर भी रख सकते हैं। नेपियर एक घास होता है। बहुवर्षीय में गन्ना भी रख सकते हैं। गन्ना को द्विवर्षीय फसल भी कहा जाता है क्योंकि गन्ना को तैयार होने में कुल 2 साल लगते हैं, लेकिन कभी कभी 2 साल से अधिक समय लग जाता है, इसलिए बहुवर्षीय फसलों के अंतर्गत भी इसको रखा जाता है। तो गन्ना हो गया आपके बहुवर्षीय फसलों में, द्विवर्षीय के अंतर्गत चुकंदर हो गया, और एक वर्षीय में आप गेहूं रख सकते हैं, धान रख सकते हैं, बाजरा रख सकते हैं, ये सब एक वर्षीय फसल हैं। अब बीज के आधार पे देखा जाए तो बीज भी दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। एक तो बहुत छोटे बीज होते हैं, तो छोटे बीज के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, फिर मध्यम बीज का, और फिर दीर्घ बीज। तो यह हो गया फसलों का वर्गीकरण। बीज के प्रकार के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, छोटे बीज, मध्यम बीज और दीर्घाकार बीज वाली फसलें। अब छोटे बीज वाले में आप किसको रख सकते हैं? छोटे बीज वाले में आप गोभी रख सकते हैं। देखते होंगे कि गोभी के जो बीजे होते हैं वो कितने छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं ना। तो छोटे बीज की फसल जो है वह छोटे बीज के प्रकारों में है। अब मध्यम बीज के अंतर्गत कौन आते हैं? तो मध्यम साइज का जो होता है दोस्तों वह होता है गेहूं और धान के बीज। देखा होगा आपने, गोभी के बीजों से बड़े होते हैं क्या? गेहूं और धान के बीज होते हैं ना। तो यह मध्यम आकार के हैं। और जो दीर्घाकार हैं उनमें आप किसको रखेंगे दोस्तों? तो यदि देखेंगे तो गेहूं और धान के बीजों से बड़ा होता है आपका मटर का बिया। तो यह सब एग्जाम्पल हो गए दोस्तों। तो हम बात कर रहे थे कृषि के। कृषि क्या होता है? दैनिक जीवनचर्या को बनाए रखने के लिए या जीवनचर्या को बनाए रखने के उद्देश्य से जिन फसलों के उत्पादन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है उसे कृषि कहते हैं। कृषि 5 प्रकार की होती हैं: स्थानांतरित कृषि, गहन कृषि, मिश्रित कृषि, विस्तृत कृषि और स्थानाबद्ध कृषि। और इन्हीं कृषियों में फसलों का वर्गीकरण किया गया है कि किस कृषि के अंतर्गत किन फसलों को वर्गीकृत किया गया है। तो फसलों को कुल 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है: मौसम के आधार पर, उपयोग या आर्थिक महत्व के आधार पर, जीवन चक्र के आधार पर और बीज के प्रकार के आधार पर। मौसम के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा गया है: खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल। जायद की फसल को नगई या फिर गर्मा इनके नाम से भी जाना जाता है, तो इसको नोट कर लीजिए। उपयोग या आर्थिक महत्व के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है: अन्न, दलहन और तिलहन में। जीवन चक्र के प्रक्रम के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है: 1 वर्षीय फसलें, द्विवर्षीय फसलें और बहुवर्षीय फसलें। और बीज के प्रकार के आधार पर इसको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है: छोटे बीज वाले फसल, मध्यम बीज वाले फसल और दीर्घ बीज वाले फसल। तो दोस्तों यह हो गया हमारा कृषि और उससे संबंधित प्रक्रम जो आने वाले एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं। इसका जो विस्तृत डिस्क्रिप्शन है कि स्थानांतरित कृषि क्या होता है, गहन क्या होता है, मिश्रित क्या होता है, विस्तृत क्या होता है, स्थानाबद्ध क्या होता है, इसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। और इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे जिससे आपको कोई भी यह सोचने की जरूरत ना पड़े कि खरीफ की फसलें क्या होती हैं, रबी, जायद, दलहन, तिलहन, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय, छोटे बीज, मध्यम बीज, ये क्या होते हैं। इनके बारे में एक विस्तृत क्लास में लेके आऊँगा। फिलहाल अभी आप इसको देख लीजिए और एक नज़र जरूर देख लीजिएगा एग्ज़ाम देने से पहले, क्योंकि कई चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपका आने वाला एग्ज़ाम भी बेहतर होगा। ठीक है दोस्तों, तो नोट कर लीजिए। आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी हम अपने अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स जरूर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।